नमस्कार। जनादेश 2024 में आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके साथ निधीश गोयल। राजस्थान के 25 लोकसभा क्षेत्रों के बारे में आपको विस्तृत विवेचना दूरदर्शन बता रहा है और आज बात करने वाले हैं हम पाली लोकसभा क्षेत्र की कि यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, कौन है यहाँ पर उम्मीदवार, क्या है यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वेशंस, क्या रहा है यहाँ का इतिहास और किस तरीके की आज की खबर रहने वाली है। उस खबर से जरा आपकी जानकारी हो जाए। यही है जनादेश 2024। बात करें आज हम पाली लोकसभा क्षेत्र की, और अगर पाली की बात होती है तो आज तक जितने लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें से 8 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी विजित हुई है, 7 बार भारतीय जनता पार्टी विजित हुई है, 1 बार स्वतंत्र पार्टी भी विजित हुई है। बात करें मतदाताओं की तो 23 लाख से अधिक पाली में मतदाता रहे हैं। और अगर बात करें 2019 के चुनाव की तो लगभग 63% के लगभग मतदान रहा है, जो कितना आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात है। बात करें पाली लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभाओं की तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभाएं हैं। अगर हम बात करें सोजत की तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं। पाली की बात करें तो भाजपा का गढ़ इसे माना जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विजित रहे हैं। मारवाड़ जंक्शन ये भी भारतीय जनता पार्टी के पास में है। बाली की बात करें, सुमेरपुर की बात करें और ओसिया की बात करें तो ये तीनों जगह ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजित रहे हैं। लेकिन भोपालगढ़ की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से विजित रहे हैं। बिलाड़ा से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही विधायक बने हैं। यानी कि 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, तो 2 यानी कि पाली और भोपालगढ़ जहां पर कांग्रेस के विधायक है। बात उम्मीदवारों की, बात पाली लोकसभा क्षेत्र से संबंधित इतिहास की, बात आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में। बने रहिए हमारे साथ। औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध पाली जिले में लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी चौसर बिछ चुकी है। इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होगा, जिसके लिए प्रमुख राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस अपनी पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। इस लोकसभा सीट पर किसी दूसरे दल का मजबूत प्रत्याशी नहीं होने के कारण भाजपा और कांग्रेस में ही सीधा मुकाबला है। पाली लोकसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखें तो इसमें पाली और जोधपुर जिले की 8 विधानसभाएं आती हैं। अब पाली शहर की बात करें तो यह संभाग मुख्यालय बन गया है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बांडी नदी के किनारे बसा यह शहर रंगाई, छपाई और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है। पाली जिले में पर्यटन और लोक संस्कृति को देखें तो अलौकिक अरावली की पहाड़ियों के बीच रणकपुर एक सुरमय स्थल है। यह भव्य मंदिर जैन समुदाय का बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ का रणकपुर उत्सव राजस्थान के सबसे लोकप्रिय पर्वों में से एक है। इसके अलावा पहाड़ों के बीच हरियाली से घिरा रणकपुर बांध भी शहर की कोलाहल भरी जिंदगी से दूर सुकून देता है। यहाँ का सूर्य नारायण मंदिर भी आस्था का विशेष केंद्र है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जवाई बांध भी पाली जिले में ही स्थित है। यह बांध सर्दियों में प्रवासी पक्षियों, तेंदुए और मगरमच्छ के लिए स्वर्ग माना जाता है। अब पाली के सोजत की मेहंदी की बात की जाए तो यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पाली सीट पर होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ के राजनीतिक समीकरणों पर नजर डालें तो भाजपा ने 2 बार के सांसद पीपी चौधरी पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने नए चेहरे के तौर पर महिला प्रत्याशी संगीता बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी पेशे से वकील हैं। वे 2019 और 2014 में सांसद रह चुके हैं। पीपी चौधरी तीसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। चौधरी 2014 में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वे इस चुनाव में लोगों से पाली में महाविद्यालय खुलवाने, जवाई बांध का पुनर्भरण और रेल सुविधा का विस्तार कराने का वादा कर वोट मांग रहे हैं। पाली में महाविद्यालय की बात है, जवाई पुनर्भरण के उसका काम तीव्र गति से चलाने का है और हमारे बिलाड़ा और राष्ट्रीय रेल लाइन का मामला है और सरदार समन रोड पे ITR इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन का है और भी कई मुद्दे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो हम चाहते हैं पाली में हो। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी संगीता बेनीवाल 2 बार राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके अलावा वे जोधपुर देहात महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भी रही हैं। इससे पहले संगीता ने जोधपुर से पार्षद का चुनाव भी लड़ा था। इस लोकसभा चुनाव में वे कांग्रेस पार्टी की रीति नीति, पाली का विकास,
पेयजल और फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित पानी की समस्या का समाधान कराने की बात कर मतदाताओं का भरोसा जीतने का प्रयास कर रही हैं। पानी का मुद्दा है, जो दूषित प्रदूषण आता है फैक्ट्रियों से वो मुद्दा है, और अन्य मुद्दे जो विभिन्न विधानसभाओं पे विभिन्न मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को प्राथमिकता रखते हुए पाली में हम लोग लोगों तक बात पहुंचाएंगे। अब पाली लोकसभा सीट पर हुए 2019 के चुनाव की बात करें तो यहां भाजपा के पीपी चौधरी ने कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ को हराया था। इस सीट पर 1952 से अब तक हुए 18 चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो यहां कांग्रेस 8, भाजपा 7 और निर्दलीय और अन्य दल 3 बार विजयी रहे हैं। पाली में पहला लोकसभा चुनाव जनरल अजीत सिंह ने जीता था। वहीं इस सीट पर 1989 में एक उपचुनाव भी हुआ था। इस दौरान भाजपा के गुमानमल लोढ़ा ने कांग्रेस के लक्ष्मीमल सिंघवी को हराया था। पाली लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की स्थिति पर नजर डालें तो यहां कुल 23,33,668 मतदाता हैं। इनमें 12,12,632 पुरुष, 11,20,999 महिला और 37 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में 62.98% मतदान हुआ था। इस बार भी ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए निर्वाचन विभाग स्वीप कार्यक्रम के तहत कई गतिविधियां संचालित कर मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के माध्यम से उनके परिजनों को, उनके परिवारजनों को जो पात्र मतदाता है संकल्प पत्र भरवाए गए हैं। साथ में मेहंदी प्रतियोगिताएं, रंगोली प्रतियोगिताएं, रैलियां, मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही जो प्रवासी मतदाता हैं हमारे क्षेत्र के, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं बीएलओ स्तर पर, प्रत्येक गांव के स्तर पर, और उनको उस ग्रुप के माध्यम से अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए निवेदन किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है और उनको जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पाली लोकसभा के चुनाव में मुद्दों को देखें तो यहां पानी की समस्या और प्रदूषण प्रमुख मुद्दा है। यह दोनों समस्याएं किसान और उद्यमियों के लिए ही नहीं बल्कि आमजन के लिए भी बड़ी परेशानी बनी हुई हैं। उद्योगों के प्रदूषित पानी से यहाँ की उपजाऊ जमीन खराब हो रही है। अभी पानी की हमारे गांव में नहीं है, जो जय बांध का पानी आया हुआ है और पानी नहीं चालू कर रहा है। जैसे सड़कें हैं, अभी भी कई गांवों से कनेक्टिविटी कम हुई है, और यहाँ से रणकपुर होते हुए जो उदयपुर जाने का जो रास्ता है उसको भी थोड़ा ध्यान देके पाली की ओर से व्यवस्थित किया जाए। पाली लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जंग अब और तेज हो गई है। यहाँ पर सीधी टक्कर भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रही है। भाजपा से पीपी चौधरी चुनाव मैदान में है तो वहीं कांग्रेस से संगीता बेनीवाल यहाँ चुनाव मैदान में है। दोनों ही पार्टियां यहाँ पर मतदाताओं को रिझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। साकेत गोयल, दूरदर्शन समाचार, पाली। अभी आपने देखी हमारी एक विशेष रिपोर्ट पाली के बारे में, और अब हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में श्रीमान महेश चंद्र शर्मा जी। महेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत महेश जी दूरदर्शन के स्टूडियो में। हमारे साथ राजेंद्र शर्मा जी हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत वर्षों बरस हुए हैं। और अगर हम पाली की बात करें, सिरोही की बात करें, उसके आसपास की जगहों की बात करें तो पूरी पड़ताल आप लंबे समय से वहाँ की कर चुके हैं। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सर। हम बात करें पाली की तो बेसिकली बहुत सारे समीकरण वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम पाली की बात करें, सिरोही की बात करें, आसपास की बात करें, और बड़े कद्दावर नेता जो हैं वो भी उस क्षेत्र से आए हुए देखे गए हैं। लेकिन बात आज की है तो आज मुद्दे क्या हैं, आज समीकरण क्या है, पॉलिटिकल इक्वेशंस क्या हैं, किसके पक्ष में है, उन सब के बारे में आज चर्चा होने वाली है। हम व्यक्ति के बारे में भी बात करेंगे, व्यक्तित्व के बारे में भी बात करेंगे, जन समस्याओं के बारे में और समाधान के लिए किसने कितना कुछ किया, इन सब के बारे में चर्चा। शुरुआत करते हैं महेश जी से। महेश जी, पीपी चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वर्तमान सांसद भी हैं, और उधर से है कांग्रेस से संगीता बेनीवाल जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, सांसद की बात करें, और पाली से ही लड़ रही हैं। क्या लगता है आपको, ओपनिंग रिमार्क्स क्या रहेंगे आपके? देखिए, जहाँ तक सवाल है संगीता जी के बारे में जो कहा जा रहा है, भले ही वो मतलब लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ रही हूँ, लेकिन वो गहलोत शासन के अंदर बाल अधिकार आयोग जो थे उसकी अध्यक्ष रही हैं। राजनीति में वो नई जरूर हैं, लेकिन उनका जो बड़ा फैक्टर है वो स्थानीय है। और साथ ही जहाँ पीपी चौधरी का अगर हम चर्चा करते हैं भाजपा के,
वो 2 बार तो सांसद रहे हैं, तीसरी बार फिर मैदान में हैं। अब स्थानीय और वो जो संगीता जी हैं वो अपने आप को खुद को पाली की बेटी बताती हैं और उन्हें मतलब कहीं ने अप्रत्यक्ष रूप से ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि ये प्रत्याशी जो है बाहरी हैं, पीपी चौधरी। लेकिन ऐसी बात है नहीं, जब 2 बार सांसद रह चुके तो वो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि वो वहाँ के ही होंगे। अब चूंकि पाली ऐसी सीट है, बहुत प्रमुख सीट है जो राजस्थान को गुजरात से जोड़ती है जी, तो काफ़ी कुछ प्रभाव मतलब गुजरात के मतदाताओं का आदान प्रदान से, इससे मतलब क्या कहता है ना, वैचारिक रूप से वो काफ़ी निकट उनका रहा संबंध, तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है इस पर। जी महेश जी, आपने जो बात कही है कि पहली बार कोई व्यक्ति चाहे चुनाव मैदान में आया हो उससे नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये बात सही भी है। लेकिन अगर राजेंद्र जी अगर हम बात करें पीपी चौधरी की, तो 2 बार के सांसद रह चुके, तीसरी बार चुनाव वापस से लड़ रहे हैं, तो पाली की जनता का विश्वास तो उन पर है। तो कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति आकर के ये कहेगा कि मैं यहाँ की बेटी हूँ और आप बाहरी हैं, तो क्या जनता विश्वास करेगी इस बात पर? नहीं, ये कोई मुद्दे वाली बात नहीं है। किसी का बाहरी और होना, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कैंडिडेट का व्यक्तित्व और उसका घुल मिल जाना वोटर्स के बीच में। पीपी चौधरी एक निश्चित रूप से एक अच्छे उम्मीदवार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और बुद्धिजीवी हैं और अच्छे उम्मीदवार हैं। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी एक पाली लोकसभा क्षेत्र की जो एक डेटा निकल के सामने आया है रिसर्च में, वो ये है कि 1980 के बाद कोई तीसरी बार सांसद बना ही नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब सी एक चीज निकल के आई है। अब इस जो आंकड़े को, इस चीज को, इस परंपरा को अगर तोड़ते हैं पीपी चौधरी, तो वो इसके लिए ही उतारे गए हैं बीजेपी की तरफ से। इधर कांग्रेस की तरफ से संगीता बेनीवाल आई है, तो उनका जो आना हुआ है उससे सबसे बड़ी चीज है कि जब जोधपुर के जब परिसीमन हुआ जी लोकसभा क्षेत्र का, तब जोधपुर के 3 जिले ओसिया, बिलाड़ा और भोपालगढ़ मिलाए गए। उससे पहले पाली में कभी भी जी जाट समुदाय का कैंडिडेट रहना या आना नहीं हुआ। 2009 में पहली बार बद्रीराम जाखड़ बने, फिर पीपी चौधरी आए। पीपी चौधरी अब 2 बार बन चुके हैं जी। तो पीपी चौधरी और अभी शिरवी जाति के, जो शिरवी जाति वर्चस्व काफ़ी रखती है वहाँ, और जाट भी जो भोपालगढ़, ओसिया और बिलाड़ा के मिलने से जाट भी खूब हो गए। तो ये जो टक्कर है ना, ये बिल्कुल सीधी टक्कर है। वहाँ पे कोई संघर्ष त्रिकोणीय वगैरह नहीं है, वहाँ सीधी टक्कर है। बस बात ये है कि लास्ट में बाजी कौन मारता है, ये देखने वाली बात हो। ठीक है, आपने अच्छी बात कही कि लास्ट में बाजी कौन मारता है। आपने 1900 दशक की चर्चा की कि 80 के बाद में कोई तीसरी बार सांसद नहीं बना है, लेकिन ये राजेंद्र जी, यही बात ऐसी भी होती है कि कोई 80 के बाद में कोई व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री भी नहीं बना है। तो रिवाज, परंपराएं, ये पॉलिटिक्स है। यहाँ पर मतदान प्रतिशत जो है, अगर हम बात करें 2019 की, तो लगभग 63% मतदान प्रतिशत रहा था पाली में। और बद्रीराम जाखड़ की जो आपने बात की, तो वो भी बड़े कद्दावर नेता थे उधर। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वहाँ के मूल मुद्दे जो हैं वो क्या रहने वाले हैं, पर्टिकुलरली ना बात करें अगर उम्मीदवारों की, क्योंकि पेयजल की बात होती है महेश जी, वाटर ट्रेन जो है वो अक्सर देखी जाती है वहाँ जाती हुई, तो इस समस्या का समाधान तो निकल ही नहीं रहा। निश्चित रूप से एक लंबे अरसे से जब भी चुनाव का बात होती है तो ये पानी का जो जल संकट है वहाँ पाली में, उसकी बात हमेशा होती रही है। समाधान स्थायी रूप से कुछ हो नहीं पा रहा है। और गर्मियों में जो है वहाँ एक जोधपुर से पानी की ट्रेन भर के आती है, तो ये एक तो सबसे बड़ी वजह। दूसरी सबसे बड़ी वजह प्रदूषण की। वहाँ चूँकि एक कपड़ा बड़ी सब मिल भी है, वहाँ उम्मीद मिल है, और साथ साथ ही वहाँ पे रंगाई छपाई का काम भी होता है कपड़ों का जी। तो वो जो पानी जो है उसके ट्रीटमेंट की भी एक समस्या है, जो वहाँ के खेती की ज़मीनों को मतलब ख़राब कर रही है और बंजर उसको बना रही है। तो ये भी एक लंबा है। हालांकि कुछ जो सहयोग से मतलब वहाँ के जो उद्यमी हैं उनके सहयोग से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से वो मुक्त नहीं हुए। यहाँ तक कि एक जर्मनी से कोई जो ये मौजूदा जो वहाँ अभी पाली के जो विधायक हैं भीमराज भाटी, उन्होंने वहाँ पर जर्मनी से कोई एक जिसे बोलते हैं कि साफ करने की एक मशीन मंगवाई थी 5 करोड़ की लागत की उस समय की, लेकिन अभी वो इतनी कैपेसिटी में नहीं, और जितनी की तादाद में वहाँ पे रंगाई छपाई का जो फैक्ट्री है उसके मतलब वो सफिशिएंट नहीं है। तो सरकार को इसे प्राथमिकता से लेना चाहिए।
तीसरा सबसे जो है सोजत की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है और वो इंटरनेशनल फेम है, तो ऐसी सूरत में उसके कारोबार को और प्रभावशाली तरीके से बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। सौंफ की भी खेती होती है वहाँ पे, जी, जी। तो सौंफ की भी मतलब एक तरह से समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय उसकी मतलब क्या कहता है ना, उसकी मांग है और इसमें उसके एक बाजार के लिए उन्नत है। आज स्थिति ये होती कि चाहे जीरा हो चाहे सौंफ हो, उसके लिए ऊंझा मंडी पे गुजरात में जाकर के उस पर डिपेंड करना पड़ता है। तो राजस्थान में क्यों नहीं उसका मतलब क्या कहता है कि ये किया जाए, इसकी और दिशा में सोचना चाहिए। और जयपुर से सीधी मतलब क्या कहता है ना, पाली की ट्रेन सेवा नहीं है। ठीक, इनडायरेक्ट में जरूर है, ये नहीं है, लेकिन डायरेक्ट ये भी होनी चाहिए, राजधानी से जुड़ना चाहिए पाली। ठीक है, लोगों की मतलब मंशा है कि किस तरीके से जुड़े। राजेंद्र जी, अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट को डिस्कस थोड़ा सा ज़रूर करें, क्योंकि अब तक के चुनावों को देखें तो 8 बार जो है वो कांग्रेस के सांसद वहाँ पर रहे हैं और 7 बार भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, स्वतंत्र पार्टी के भी रहे हैं। 8 विधानसभा हैं तो 6 जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास में, पाली समेत भोपालगढ़ समेत 2 जो हैं वो कांग्रेस के पास में। तो अगर पानी की समस्या, प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है तो होना तो ये चाहिए था कि एक ही व्यक्ति को बार बार नहीं जिताया जाए, क्योंकि आप नहीं काम कर पाए तो हम चेंज करेंगे। लेकिन पाली की जनता ये नहीं कर रही है, तो क्या कारण है इसका? विश्वास तो रहेगा। पाली की जनता नहीं कर रही है या पाली की जनता अपनी समस्याओं को भूल चुकी है। अच्छा, बात ऐसी नहीं है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो अंत में उछलते हैं और उन मुद्दों पर भावनात्मक वोट पड़ जाते हैं, ये भी होता है। दूसरी चीज ये है कि समस्या है, इसको नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, 72 घंटे में एक बार सुबह 3 बजे पानी आना, सुबह आधे घंटे के लिए, ये शायद राजस्थान में मारवाड़ के अलावा और पाली के अलावा अन्य लोगों ने ये समस्या नहीं देखी। इतनी घोर जबरदस्त समस्या है जो पाली वाले फेस कर रहे हैं। 72 घंटों में एक बार आधे घंटे के लिए पानी आना, रात को 3 बजे लोग अलार्म लगा के सोते हैं पानी के लिए। ट्रेन आती है, जब ट्रेन के ऊपर अच्छे घरों की औरतें अपने बर्तन लेके जाती हैं ट्रेन पे, जहाँ से वो जो पानी सप्लाई हो रहा है वहाँ से वो ट्रेन के पाइप से अपने बर्तन भर के लाती है, जो ट्रेन के आसपास जो कॉलोनियाँ उनकी, ये स्थितियाँ बनी हुई है। पॉल्यूशन की जो समस्या है वो कम से कम 40 साल से 35 साल से चल रही है। ऐसा नहीं है कि आज की समस्या है, 10 साल की समस्या है। किसी भी नेता ने, किसी भी लोकसभा सदस्य ने, किसी भी विधानसभा सदस्य ने अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई और एक बार इस चीज का विरोध करने के बाद, एक बार इस चीज का समाधान निकालने के लिए अपनी निष्ठा जताने के बाद वो क्या मालूम क्या होता है कि वो शांत हो जाता है और फिर वही शुरू हो जाता है सिलसिला। फैक्ट्रियों में जो गंदा पानी, केमिकल का पानी इकट्ठा हो रहा है वो छोड़ दिया जाता है नदी के अंदर। और स्थितियां ये हो गई कि पूरी जो आसपास का क्षेत्र है, रोहित, पाली के आसपास जो जितने भी गांव हैं जुड़े हुए, उनकी सारी जमीन पूरी उर्वरा खत्म हो गई है उसकी और वो जमीन केमिकलाइज्ड हो गई है। ठीक है राजेंद्र जी, आपने जो बात कही है, मैं थोड़ा सा महेश जी से भी इसको बात को जानना चाहूँगा। जब हम ERCP की बात करते हैं, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात आती है, वो भी वही लगभग वही क्षेत्र है और एक मतदाता होता है, बड़ा जागरूक मतदाता होता है। अभी इससे पूर्व भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, 8 में से 6 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बने, लेकिन कोई ऐसा नहीं था मुद्दा कि कोई लहर में चीज़ चल रही हो, वैसे कोई लहर वाली तो बात नहीं थी। तो मतदाता अपने विवेक से तो चीज़ें करता ही होगा। तो क्या ये कहना कि कुछ बातें अंत में हो जाती हैं तो उसके कारण से वो भूल जाता है या समथिंग लाइक, ये ठीक होगा? नहीं, मैं एक जो चीज़ प्रारंभ में बता चुका था कि चूंकि ये पाली एरिया जो है गुजरात से जुड़ा हुआ है, गुजरात के मतदाता का जो विचार है आदान प्रदान काफ़ी होता है और इनसे मेल, संस्कृति, समाज, घोल में ये जो घुलना मिलना जो होता है, तो उससे एक तरह से एक वातावरण भी बनता है, माहौल भी बनता है। आज PP चौधरी जो हैं, जिस मुद्दे को लेकर के जो चल रहे हैं, वो मुख्य मुद्दा है मोदी की गारंटी को लेकर जी। वो जो मोदी की गारंटी के अलावा और उसकी काट में जो मौजूदा जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं, वो ये अपने आप को स्वयं को बेटी बता रही है कि हम ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये लोकसभा क्षेत्र की तो असली तो मैं हूँ, मैं हकदार हूँ। ये अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है उसमें। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि राजनीति में अगर PP चौधरी के मुकाबले में वो थोड़े जूनियर कह सकते हो आप, लेकिन हाँ ये जरूर है
कि स्थानीय मुद्दों, अब जैसे ये जो आपने पानी की जो जी। पेयजल का, तो पहले एक प्रोजेक्ट बना था जो कांग्रेस के शासन यूपीए गवर्नमेंट के जी, जी। दौरान चंबल का पानी लाने के लिए जो भीलवाड़ा तक लाने का था, और भीलवाड़ा से कुछ सप्लाई मतलब पाली और ये जो है ना एरिया, और ये इंदिरा गांधी नहर या जालोर और सिरोही जो नर्मदा का पानी जी। कुछ इस तरह का लाने का प्रोजेक्ट था, लेकिन वो क्यों नहीं अभी तक उसको जमीनी स्तर पे उतारा जा सका है? क्या फाइनेंस की कमी है या मतलब उसको और कोई दिक्कत आ रही है? तो इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक जनता, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, कम से कम 23 लाख वहाँ के मतलब क्या कहते हैं ना, आप ये समझिए मतदाता, और शायद हो सकता है कि 24 लाख तक हो गए हों अब तक, मेरे नए मतदाताओं को मिला दें। ठीक है। तो इनकी समस्याओं को एक प्रधानता से लेनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आप वोट लेने तक आप सीमित ठीक रहें। बात है, ठीक बात। मुद्दा होना चाहिए, उसका समस्या का समाधान हो। राजेंद्र जी, यहाँ पर अगर हम बात करें, जो आजकल एक फ्रेज चलती है कि डबल इंजन की बात करती है, लोग समझ करके वोट देते हैं कि हम किसे वोट दे रहे हैं और ये चुनाव जो है वो किसका है, ये वोट फाइनली कहाँ जाएगा और उससे क्या होगा। मतदाता का एक मन भी तो चीज़ों की तरफ जुड़ता है कि हम जिसे वोट दे रहे हैं तो वोट सही जगह जा रहा है, दिल्ली में जा रहा है, केंद्र में जा रहा है या नहीं जा रहा, तो ये भी देखता है वो। निश्चित रूप से आप बात सही कह रहे हैं। व्यक्ति जब वोट देने जाता है, जो वो कई फैक्टर सोचता है जी। अपनी समस्या का सोचता है, अपने आने वाली पीढ़ियों की समस्या का सोचता है। इसके अलावा जो उस टाइम जो मुद्दे उछाले जाते हैं, किसी भी तरह के हों, वो उछाले जाते हैं, उनके बारे में सोचता है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ये होती है, लोकतंत्र में संविधान राज्यों को अपनी एक स्वतंत्रता देता है, अपनी एक अधिकार देता है जो केंद्र को पूरा करना होता है। ठीक है। अगर डबल इंजन की सरकार हम बोल के और ये बात करें और इससे अगर प्रभावित होता है वोटर, तो ठीक है, वोटर प्रभावित हो सकता है। लेकिन पाली की जहां तक बात करें, पाली हमेशा गढ़ रहा है बीजेपी का, 8 में से 8 सीटें रही है, इस बार 6 सीटें जी। दूसरा, पाली जो लोकल सीट है वो इस बार जो हारी है, जी, जिसकी उम्मीद तक नहीं थी किसी को, बिल्कुल। जो बीजेपी हारी है, वो एक जो चीज है वो सुगबुगाहट एक हल्की सी चल रही है जी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। ये बात तय है कि इस बार एक तरफा नहीं हो रहा है जी। इस बार जो चुनाव हो रहा है वो एक तरफा नहीं हो रहा है। कम से कम पाली लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पे एक कड़ी टक्कर संगीता बेनीवाल भी दे रही हैं, वो भी पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी महिलाएं, और इधर पीपी चौधरी का अपना एक व्यक्तित्व है, उनका एक वो अपनी क्षमताएं हैं, तो उनके साथ केंद्र सरकार है, डबल इंजन सरकार का नारा है, मोदी की गारंटी का नारा है जी। और मोदी के कामों का नारा है, तो सारी चीजें हैं। लेकिन पाली में जो चीजें चलती है वो ये है पॉल्यूशन जी, पेयजल, और सबसे बड़ी चीज है कि विकास की गति बिल्कुल मंथर और बंद पड़े होना। पाली की सड़कों को देख लें आप, ठीक। पाली के दूसरी चीजों, दूसरे डेवलपमेंट्स को देख लें, थोड़ी सी संभाग बनने के बावजूद। हम लोग लोकसभा क्षेत्र की बात करें, राजस्थान के उस भूभाग की बात करें, तो क्या वहां पर जातीय समीकरण जो है वो नगण्य हो गए हैं या फिर अभी हैं, और हैं तो कितने हैं? क्या आप दोनों को लगता है एक एक करके? नहीं, जातीय समीकरण अपनी जगह प्ले करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राजस्थान के मामले में ले लो, चाहे हरियाणा हो, चाहे ये आसपास के जितने भी हैं, एक सबसे बड़ा मतलब मैं जो आपको पिछले अगर 2014 का या 19 के अगर जो आंकड़े बताऊं मैं आपको, तो बीजेपी को 64% वोट मिले हैं जी, और जो कांग्रेस ने है वो मतलब क्या कहते हैं ना, पहले 28 मिले थे, फिर 30% मिले जी। ये जो एक लंबा जो गैप है, बहुत बड़ा मार्जिन है, इसको कवर करने के लिए वो कहाँ तक मतलब क्या कहता है ना, प्रयास जो करेगी कांग्रेस कितना मतलब जंप लेती है, किस तरह से उनको एक मेलजोल के कार्य करता है, किस तरह से जो मौजूदा जो कांग्रेस का जो न्याय पत्र की जो बात करके और उसकी घोषणाओं को किस रूप में लेती है, और या उसके मुकाबले में आपके जो बीजेपी का जो संकल्प पत्र की जो घोषणा है उनमें कौन सी प्रभावशाली होगी, जनता को किस तरह से वो प्रभावित करेंगे, इस दृष्टि से देखा जाए कि जो ज्यादा मतलब क्या कहते हैं प्रभावित करेगा वो बाजी मार जाएगा। वोट प्रतिशत के बारे में जैसा महेश जी ने बताया, लगभग 2 गुने का अंतर है, तो उसके लिए तो आपको जो प्रयास करने होंगे वो भी 2 गुने नहीं बल्कि 10 गुने करने पड़ेंगे। क्या इतने प्रयास होते हुए देखें? और थोड़ा जातीय समीकरण की बात भी आपकी तरफ से। ऐसा है, जब वहां पे बीजेपी हारती थी जब भी यही फैक्टर रहता था जी, और जब कांग्रेस हारती है जब भी यही फैक्टर रहता है। पाली में जब वोट पड़ता है
तो वो फिर वो एक तरफा जाता है, एक लहर सी चलती है। ठीक। वो लोकसभा क्षेत्र में भी यही होता है और विधानसभा क्षेत्र में भी यही होता है। जब पड़ता है, जब वन साइडेड पड़ जाता है, एक लहर सी चल जाती है, इंटरनल वेव्स होती है। दूसरी चीज, जो जातीय समीकरण की आपने बात कही थी जी। उसमें मैं आपको बता दूं कि जातीय समीकरण मायने नहीं रखता, ये कहना बिल्कुल भी तथ्यात्मक नहीं है, क्योंकि जातीय समीकरण अगर मायने नहीं रखता तो बीजेपी सिरवी को वोट टिकट नहीं देती और कांग्रेस जाट को नहीं, टिकट रखना नहीं चाहिए, लेकिन रहता तो है, रहता है 100% रहता है। और इसके बगैर तो टिकट मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं कोई ब्राह्मण खड़ा होता है पाली से? नहीं होता। क्यों? इसलिए नहीं होता कि जाट और सिरवी वहां पे मैक्सिमम में जाट हो गए, बिलाड़ा, ओसिया और भोपालगढ़ के मिलने से जाट हो गए। तो आज 3.5 लाख करीब तो जाट है और 2.5 लाख करीब है सिरवी। जो पहले जब सिरवी टिकट दिया गया 2 बार, वो इनके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर था, वो सिरवी भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और जुड़े हुए भी हैं समाज से। ठीक है। अब ये संगीता बेनीवाल आई है तो वो जाट, अब कांग्रेस ने जाट का जो ये खेला है दाव, ये जाट वर्सेस सिरवी का बना रहा है एक फैक्टर। अब अगर ये कितना सक्सेस रहता है, कितना फेल रहता है, ये अलग चीज है, लेकिन ये बात तय है कि टक्कर जो होने जा रही है वो बहुत ही कांटे की हो सकती है और इस बार 30% और 64% वाला गैप हरगिज नहीं रहना है। केवल एक फैक्टर नहीं होता, 10 फैक्टर होते हैं और 10 फैक्टर पर हर पॉलिटिकल पार्टी काम करती है, लेकिन आपका काम एक है और मैं आप दोनों से चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए कम से कम एक वोटिंग अपील तो आप दोनों अवश्य करें। देखिए, लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हम अपने वोटर जो हम मताधिकार जो दिया है उसका प्रयोग करेंगे, तभी वो लोकतंत्र मजबूत होगा। ये ना देखें कि हम किसको दे रहे हैं, लेकिन देना है। और नोटा का जहां तक प्रयोग है उसे कम करें, क्योंकि आपको सरकार तय करनी है जो, ताकि वो देश को आगे ले जाने की दिशा में काम करे। राजेंद्र जी, मेरी अपील मतदाताओं से ये है कि संविधान ने जो अधिकार दिया है इसका भरपूर प्रयोग करें, इसके लिए बढ़ चढ़ के वोट दें, वोट दिलवाएं। आसपास पड़ोस जो लोग नहीं समझते वो वोटिंग में, उनको उनसे दिलवाएं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे दिलवाएं। सबसे पहली पहल यही होती है कि आप मतदान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और केवल अकेले मतदान कर रहे हैं या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके जान पहचान में, आपके मित्र रिश्तेदारों में, उनसे भी बात करिए। जो नए मतदाता की बात की, न्यू वोटर्स की बात हुई है, उसके लिए बात कीजिए। साथ में धन्यवाद दूंगा हमारे आज के दोनों साथी वरिष्ठ पत्रकारों का, महेश जी आपका, राजेंद्र जी आपका। सभी दर्शकों को नमस्कार।